चलो शुरू करते हैं फोर्स्ड मैरिज का चैप्टर 16। दक्षिता को समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष उसे अपने पास क्यों बुला रहा है। दक्ष बोला जल्दी। दक्षिता एकदम से उसके पास जाती है। दक्ष उसके हाथ में चाय का कप रखते हुए बोला पियो इसे। दक्षिता चाय का कप अपने होंठों से लगा देती है और फिर दक्ष की तरफ देखकर बोली ये तो मीठी है। दक्ष उसके हाथ से चाय का कप लेकर अपने होंठों से लगाते हुए बोला पता है। ये कहकर वो अपनी शर्ट उठा और चाय पीता पीता बाहर चला जाता है। दक्षिता वही खड़ी उसकी बात का मतलब समझते हुए बोली मतलब उन्हें मेरी झूठी चाय पीनी थी। ये सोचकर ही उसके होंठों पर स्माइल आ जाती है। उसकी नज़र दूसरे चाय के कप पर जाती है जिसे दक्ष ने एक घूंट पिया था। वो चाय का कप उठाकर अपने होंठों से लगा लेती है। उसकी मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है। दक्ष नीचे जाता है और एक छोटे से कमरे में चला जाता है जहां पहले से पठान और कबीर उसका इंतजार कर रहे थे। दक्ष पठान के सामने सोफे पर बैठ अपनी एक टांग दूसरी टांग पर रख लेता है। तभी रामू आता है और टेबल पर शराब की बोतल और गिलास रखकर जाने लगता है। कबीर बोला ध्यान रहे इस कमरे की तरफ कोई नहीं आना चाहिए। रामू बोला जी भाई मैं बाहर ही हूँ। ये कहकर रामू दरवाजा बंद करके चला जाता है। उसके जाते ही पठान एक बैग दक्ष के सामने रखता है और बैग की चैन खोलकर अंदर रखा सामान उसे दिखाता है। दक्ष एक नज़र सामान को देखकर बोला रकम बोल। पठान बोला 30 लाख। ठीक उसी वक्त दक्षिता नीचे आती है। उसकी नज़रें दक्ष को तलाश रही थी। कबीर बोला पर इस सामान के तो 25 लाख बनते हैं, 5 लाख ज़्यादा क्यों? पठान बोला 5 लाख इसलिए कि मेहता की नाक के नीचे से निकाल कर लाया हूँ ये सामान। वो इसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। दक्ष कबीर को इशारा करते हुए बोला इसे 40 लाख दे, मैं उस मेहता की बर्बादी देखना चाहता हूँ। कबीर गुस्से से बोला बहुत शराफत का चौला ओढ़ कर घूमता है साला। वो दिन दूर नहीं जब हमारी बंदूक होगी और उसकी खोपड़ी होगी। पठान बोला मेहता तक पहुंचना इतना आसान नहीं, बहुत ऊंची हस्ती है वो। अपने सारे गलत काम वो अपने डायमंड के बिजनेस की आड़ में करता है। जुर्म ही ऐसे करता है कि पीछे एक सबूत तक नहीं छोड़ता। मेहता के नाम से ही दक्ष का गुस्सा बढ़ जाता है। वो गुस्से से गरजते हुए बोला बंद कर मेहता की गाथा, अपने पैसे ले और चलता बन यहाँ से। कबीर उठता है और कमरे में रखी अलमारी में से पैसे निकालने लगता है। पठान बोला आज रात 2 बजे हाईवे के पास इस माल की डिलीवरी कर देना और जितना मर्जी कमाना है कमा लेना। कबीर बोला वो हम देख लेंगे, तू ये अपने पैसे पका। कमरे में लगी खिड़की में उसे किसी की परछाई नजर आती है। पठान अपने पैसे लेकर उसी कमरे में बने हुए एक रास्ते में से होकर जो कि घर के पीछे की तरफ निकलता था। पठान भी उसी रास्ते से चला जाता है। दक्ष पठान के लाए सामान को देखने लगता है। कबीर कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर जाकर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। वो दूसरे नौकर को बुलाकर पूछता है कि यहाँ पर अभी कौन था। वो नौकर बोला यहाँ पर तो अभी वो मैडम थी जिसे दक्ष भाई लाए हैं। ये सुनते ही कबीर का गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच जाता है। दक्ष गुस्से से बोला कहाँ गई वो? नौकर बोला वो तो बाहर मैन गेट की तरफ गई है। कबीर उसके पीछे जाता है और देखता है कि बाहर मैन गेट के बाहर एक आदमी खड़ा है और अंदर दक्षिता खड़ी है और दोनों ही कुछ बात कर रहे हैं। कबीर का दक्षिता पर शक बढ़ता ही जा रहा था। वो बेहद गुस्से से दक्षिता के पास जाता है और लगभग उसकी बाजू को मोड़ते हुए बोलता है किससे बात कर रही थी तुम? क्या बात कर रही थी? किसको इन्फॉर्मेशन दे रही थी? करने क्या आए हो तुम यहाँ पर? दक्षिता अपनी बाजू छुड़वाते हुए बोली छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए। कबीर उसकी बाजू को मोड़कर पीछे उसकी पीठ पर लगाते हुए बोला बताओ कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, किस मकसद से आए हो? इतने में दक्ष उस कमरे से बाहर आता है और उसकी नजरें जाती है गुस्से से भरे कबीर पर और दर्द से छटपटाती दक्षिता पर। वो जल्दी से दोनों के पास जाता है। दक्षिता अभी भी दर्द से छटपटाती हुई कबीर की पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी, पर कबीर तो गुस्से में पागल हो गया था। दक्ष उसके पास जाकर दक्षिता को उससे अलग करता है। दक्ष बोला पागल हो गया है तू? ये क्या कर रहा है? ये क्या तरीका है बात करने का? कबीर गुस्से से बोला हाँ पागल हो गया हूँ मैं, और तू मुझे तरीके मत सिखा। फिर दक्षिता की तरफ गुस्से से देखकर बोला इससे तो आज मैं सच पूछ कर रहूंगा। ये कहकर वो वापस उस पर झपटने लगता है।
दक्ष दक्षता को अपने पीछे करते हुए बोला, बताएगा भी कि क्या हुआ है। कबीर बोला, पूंछ हिस्से की किससे बात कर रही थी ये यहाँ पर खड़ी होकर, और क्या बात कर रही थी। दक्ष दक्षता की तरफ देखता है, जिसकी रो रो कर हिचकियां बंद गई थी। वो रोते हुए बोली, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। कबीर बोला, झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है तुम्हें उस फूल बेचने वाले से बात करते हुए। दक्षता बोली, वो फूल वाला फूल खरीदने के लिए बोल रहा था, मैंने मना कर दिया, बस इतना ही और कुछ नहीं बोला मैंने। मैं सच कह रही हूँ। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। कबीर बोला, और उस कमरे के बाहर क्या रही थी तुम। दक्षता डरते डरते बोली, वो मैं वहां रखे पौधों में पानी डाल रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। उसकी आवाज अटक रही थी, रो रो कर उसका चेहरा लाल हो गया था, उसके आंसू उसकी सच्चाई बयान कर रहे थे। दक्ष कबीर की तरफ देखता है, वो भी नाराजगी से, जैसे कह रहा हो कि तू आराम से भी बात कर सकता था। कबीर बोला, क्या घूर क्या रहा है, एक लड़की तुझे पागल बना रही है और तू बन रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, उठाकर बाहर फेंक दे इसे, वरना एक दिन तू बहुत पछताएगा। ये कहकर वो गुस्से से दक्षता को घूरता हुआ घर के बाहर चला जाता है। दक्ष उसे नहीं रोकता, क्योंकि वो जानता था कि कबीर गुस्से में किसी की नहीं सुनता। दक्षता अब भी रो रही, हिचकियां नहीं रुकती उसकी। वो दक्ष की तरफ देखकर रोते हुए बोली, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं सच में किसी से बात नहीं कर रही थी। रोते रोते वो अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लेती है। वो किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी सच्चाई बयान कर रही थी। दक्ष उसके करीब जाकर उसके रेशमी बालों पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप। दक्षता को इस वक्त किसी के प्यार की, किसी के साथ की बहुत जरूरत थी। वो एकदम से दक्ष के सीने से लग जाती है और बोलती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं किसी से बात। दक्ष बेहद आराम से लगातार उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, चुप, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दक्ष उसको एक छोटे बच्चे की तरह संभाल रहा था। दक्षता अपनी बाहें उसकी पीठ पर लपेट देती है। दक्ष भी उसे अपने सीने से लगा लेता है। दक्षता को दक्ष की बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। पहली बार वो किसी के इस तरह करीब आई थी। पहली बार किसी ने दक्षता को समझा था। पहली बार उसे किसी ने इस तरह संभाला था। धीरे धीरे दक्षता शांत होती है। उसे एहसास होता है कि वो दक्ष के बेहद करीब है। वो एकदम से दक्ष से अलग हो जाती है और अपने कमरे में भाग जाती है। दक्ष एक गहरी सांस लेकर कबीर को फोन करने लगता है। दक्षता अपने कमरे में जाकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है। उसकी बाजू अब भी दर्द कर रही थी। रो रो कर उसकी आंखें भी खाली हो गई थी। उसका खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया था। वो अपने ख्यालों में खोई बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठ जाती है। हल्की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो दीवार से अपना सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दक्ष नीचे गार्डन में सिगरेट सुलगाता हुआ इधर से उधर घूम रहा था। उसकी नजरें दक्षता के मुरझाए हुए चेहरे पर पड़ती है। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अपनी जिंदगी से कितना थक गई हो। दक्ष के कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। वो उसके कमरे के दरवाजे पर नोक करता है। दक्षता उठकर दरवाजा खोलती है और सामने दक्ष को देखकर अपनी नजरें झुकाकर दरवाजे से पीछे हो जाती है। दक्ष अंदर आता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। दक्ष बिना कुछ बोले दक्षता की अलमारी खोलता है और एक ब्लैक कलर का सूट निकालकर दक्षता को पकड़ाते हुए बोला, 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आओ जल्दी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।